नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी पे। देखिए फ्रेंड्स, आर्मी के लिए एक स्पेशल बैच हम यहाँ पर चला रहे हैं और ज्योग्राफी को हमने यहाँ पे सबसे पहले शुरू किया था। लास्ट वीडियो में हमने यूनिवर्स के बारे में, सौर मंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में हमारे क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा था। एक एक ग्रह के बारे में हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिलेबस के अनुसार उनको वहां पर कवर किया। आज के वीडियो में हम ग्रहण के बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस परिस्थिति में लगते हैं, और साथ में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में भी बात करेंगे। इन दोनों टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। इस पूरे स्पेशल बैच में आपकी पूरी जीके यहां पर कवर होगी, जिसमें हम सबसे पहले ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। ज्यादा डिटेल के लिए और प्रैक्टिस सेट के लिए, टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए और साथ में जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको फ्री में लगाने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन GT डिफेंस एकेडमी को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे ग्रहण के बारे में। देखिए, जो ग्रहण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, या तो होता है सूर्य ग्रहण या तो होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण को सोलर इक्लिप्स कहते हैं, चंद्र ग्रहण को लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। जो यहाँ पर नोट्स हैं बाइलिंगुअल हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, तो आपको जिसमें जो अच्छे लगे उनको नोट करते हुए जरूर चलें। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम के नोट्स, और इंग्लिश माध्यम के हैं तो इंग्लिश माध्यम के नोट्स। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, अब एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? देखिए, जब हमारा चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए, डेफिनेशन को छोड़ दीजिए, सिर्फ यहां पर डायग्राम को समझिए, परिभाषा आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, और जब हमारी पृथ्वी बीच में आ जाती है, सूर्य अपनी जगह पर ही होगा, इस बात को ध्यान रखना। जो सन होता है ये अपनी जगह पर ही रहेगा, चांद और पृथ्वी ही अपनी जगह बदलते हैं। तो जब चंद्रमा बीच में आ जाए उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी बीच में आ जाए चंद्रमा और सूर्य के, इसको कहा जाता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, अब परिभाषा को देखिए, जो आपने समझा वही परिभाषा है। सूर्य ग्रहण यह स्थिति होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जैसे ये रहा। यह घटना केवल अमावस्या को होती है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण यह स्थिति होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, और यह घटना केवल पूर्णिमा को होती है। तो इन दोनों को आपने याद करना है। क्वेश्चन आता है सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी बीच में आएगी, चंद्रमा बीच में आएगा, सूर्य बीच में आएगा, इस तरीके से। तो सूर्य ग्रहण चंद्रमा के बीच में आने पर लगता है, और चंद्र ग्रहण पृथ्वी जब बीच में आती है दोनों के। सूर्य अपनी जगह पर ही रहेगा, ये दोनों चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। बेसिक यही आपसे पूछा जाता है कि कब ये लगते हैं। अब बात करेंगे हमारे जो सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स है हमारा, इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, इनको देखते हैं। पृथ्वी की आकाश गंगा को क्या कहते हैं? तो जो हमारी आकाश गंगा है इसको मंदाकिनी बोला जाता है। हमारी जो गैलेक्सी है इसको क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा है साइरस। ठीक है, प्लूटो को किस वर्ष बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था? प्लूटो पहले एक पूरा ग्रह था, और हमारे पास ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी। लेकिन 2006 में प्लूटो की ग्रह की मान्यता को खत्म कर दिया गया और इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो सूर्य में सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। दो ही इंपॉर्टेंट तत्व हैं जो सूर्य में पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। तो छोटे छोटे हाइड्रोजन पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं और एक बड़ा सा हीलियम पार्टिकल्स बनाते हैं, और इससे एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में बनती है। इसी प्रोसेस को नाभिकीय संलयन कहते हैं, और यही प्रोसेस स्रोत है सूर्य की ऊर्जा का। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे बाहरी हिस्से का नाम क्या है? तो सूर्य का जो सबसे बाहरी हिस्सा है उसको
कोरोना बोला जाता है। यह देखने में एक मुकुट की तरह होता है, इसीलिए इसे कोरोना कहते हैं, ठीक है। और जब कोरोना वायरस भी आया था उसका आकार भी एक क्राउन की तरह था, मुकुट की तरह था, इसीलिए उसका नाम भी क्या पड़ा, कोरोना पड़ा। पृथ्वी किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी की दो इंपॉर्टेंट गतियां होती हैं, परिभ्रमण और परिक्रमण। परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं, और जो आपके दिन रात छोटे बड़े होते हैं वो परिक्रमण गति के कारण होते हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा में गति किस दिशा में करती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पे जो उसकी एक्सिस होती है उस पर भी घूमती है। अपने एक्सिस पर यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। भूकंप तरंगों का मापन किस यंत्र से होता है? तो भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। पृथ्वी किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? तो दिन रात परिभ्रमण से होते हैं। और दिन और रात जो छोटे बड़े होते हैं, क्योंकि दिन रात आप जानते हैं कभी एक जैसे तो होते नहीं। सर्दियों में आपके दिन छोटे हो जाते हैं, रातें आपकी बड़ी हो जाती हैं, गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं। तो दिन रात जो ये छोटे बड़े होते हैं वो परिक्रमण के कारण होते हैं, लेकिन जो दिन रात होते हैं वो आपके परिभ्रमण से होते हैं, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इनको लेकर भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। परिभाषा को छोड़ दीजिए, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारा एक पूरा ग्लोब यहां पर बनाया गया है, ठीक है। ग्लोब में एक बीच में से एक लाइन जा रही है, इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। जो हमारे ग्लोब को, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दे उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा उसको कहा जाता है। जैसे आप यहां पर देखेंगे एक लाइन यहां पर जा रही है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। इसके समांतर जो लाइनें खींची जाती हैं इनको अक्षांश रेखाएं बोला जाता है, ठीक है। और जो ये बीच वाली है जो भूमध्य रेखा है ये भी एक अक्षांश रेखा ही है, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले क्या याद करना है? सबसे पहले आपको एक ग्लोब बनाना है। ग्लोब को दो भागों में बांटती है एक रेखा, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। इसके समांतर जो लाइनें खींची जाती हैं इनको बोला जाता है अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और ये वाली जो भूमध्य रेखा थी इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये तो हो गई आपकी अक्षांश रेखाएं। साथ में आती हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? फिर से एक ग्लोब बनाना है, इधर आपका नॉर्थ पोल, इधर आपका साउथ पोल। जो लाइनें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में मिलाती हैं इनको देशांतर कहते हैं। जैसे आप देखेंगे ये यहां से यहां मिल रही है, यहां से यहां मिल रही है, तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि पेपर में आता है, बताइए भूमध्य रेखा के समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? बताइए दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश किसको कहते हैं? भूमध्य को कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं दो डायग्राम से याद हो जाएंगे। परिभाषा भी वही है कि पृथ्वी के बीचों बीच 0 अक्षांश रेखा होती है, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है और इसके समांतर में जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको अक्षांश कहते हैं। और वही यहां पर है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये थी आपकी अक्षांश और इस तरफ है आपकी देशांतर रेखाएं। एक क्वेश्चन ARO लैंसिडॉन में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, भूमध्य रेखा कितने डिग्री मध्याह्न पर स्थित है? यानी कितने डिग्री अक्षांश पर आपकी स्थित है भूमध्य रेखा? तो आप यहां पर देख सकते हैं भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है, ठीक है। साथ में दो रेखाएं और है, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा इधर आपका कौन सा ग्लोब हो गया? यहां पर आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये हो गया आपकी भूमध्य रेखा। इधर हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, इधर हो गया दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में एक लाइन खींची गई है 23.5 डिग्री पर, और इस 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा क्योंकि ऐसे में आ रही है, अगर ऐसे में आती ऊपर से तो ये क्या होती? तब ये देशांतर होती। तो ऐसे में आ रही है, 23.5 अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और इसी प्रकार दक्षिणी ग्लोब में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, इसको मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो 23.5 अक्षांश उत्तरी, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा।
23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ये कौन सी रेखा है? ये मकर रेखा है। और ये दोनों भी आते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारे। भारत कहाँ पड़ता है? भारत आपके उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। कर्क रेखा भी उत्तरी गोलार्ध से जाती है। और आप पढ़ते हैं आगे जाके, हम यहाँ पे कवर भी करेंगे, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करते हुए जाती है, 8 राज्यों से होकर गुजरते हुए जाती है। तो उसके बारे में हम हमारे आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। फिलहाल आपने यहाँ पर अक्षांश और देशांतर के बारे में देखा, कर्क और मकर रेखा के बारे में देखा, ठीक है। एक बार लास्ट में कवर कर लीजिए। देखिए, जो ये लाइन है आपकी, जो इस तरीके से गई है, इनको कहते हैं अक्षांश, और जो ये ऊपर से आ रही है दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, इनको कहते हैं देशांतर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कॉन्सेप्ट को समझा डायग्राम के माध्यम से, और उसके बाद अक्षांश, देशांतर, कर्क, मकर और भूमध्य रेखा के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर क्लियर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम वायुमंडल और वायुमंडल की जो विभिन्न परतें होती हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।